हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3 अप्रैल के न्यूज़ से। देखते हैं क्या क्या है। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया ही होगा। इसके आंसर्स मैंने पूरा टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहां पर आप चेक कर सकते हो। तो 3 अप्रैल क्या क्या है। डिले इन डिसीजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन केसेस, इंडियाज एयर पोल्यूशन क्राइसिस, अफ्स्पा एक्सटेंशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो अफ्स्पा होता क्या है, इंडिया का एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है अभी, क्या स्टेटस है हमारे इंडिया में। वैसे देखा जाए तो इंडिया का एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया है। और डिले क्यों हो रहा है एंटी डिफेक्शन केसेस में। चलिए, तो डिले क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि जुडिशरी पावरलेस है अगर लेजिस्लेटिव स्पीकर ही डिले कर रहा है एंटी डिफेक्शन डिसीजंस। तो देखो, इसमें क्या होता है पता है, इसमें एंटी डिफेक्शन मतलब क्या हम देखेंगे ये आगे। पर जो डिसीजन लेना होता है ना, समझो किसी मिनिस्टर या फिर एमपी के रिगार्डिंग आपको डिफेक्शन के चार्जेस लगाने, तो स्पीकर के ऊपर रहता है कि उसे आगे बढ़ाना है या नहीं। अगर स्पीकर ही डिले करने लग गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। तो वही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरा पावरलेस ही है भाई। अगर स्पीकर, जब तक आपको लोअर कमांड से मान के चलिए हायर कमांड से कुछ ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे प्रोसीड कैसे करोगे ना आगे। उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। द केस इन्वॉल्व इन अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी सीकिंग जुडिशियल इंटरवेंशन ड्यू टू इनएक्शन ऑफ द स्टेट इन डिस्क्वालिफाइंग डिफेक्टेड एमएलए। तो जो भी डिफेक्शन हुए हैं एमएलए, तो उनको मतलब जो छोड़ छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, अभी इसमें भी अलग अलग ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के, वो भी देखेंगे हम। तो उसके ऊपर कोई मतलब कोई केसेस या फिर सुनवाई कुछ हो रही नहीं, इनएक्शन ये हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे भाई स्पीकर ही नहीं ले रहे एक्शन, तो हम क्या करें। अभी हम देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा गया था कि ये कब आया था। तो 1985 में आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। और इसको अलग से शेड्यूल है, इसका 10th शेड्यूल है। और मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये शेड्यूल क्यों किए गए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 12 शेड्यूल है, तो ये 12 शेड्यूल क्यों किए गए। अगर चाहते तो हम आर्टिकल्स में भी डाल सकते थे, पर ये अलग से शेड्यूल क्यों किए गए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता रहेगा तो। और इसका पर्पस क्या था एंटी डिफेक्शन लॉ का, ताकि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है, मतलब कोई भी आए और पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाने लग गया, तो फिर जो नींव है, जो डेमोक्रेसी की जो बेस है, कि भाई आपने इतना भरोसे से आपने उसको चुन के दिया है, और वो आदमी पूरा छोड़ के, वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो वैसे ना हो। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो आया राम गया राम वैसे वाला सिस्टम चल रहा था, जब कोई मेजोरिटी में पार्टी नहीं थी तब। तो प्रोमोट पार्टी डिसिप्लिन, एक पार्टी की डिसिप्लिन होनी चाहिए और गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो ग्राउंड्स क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के। तो अभी जो पार्टी मेंबर्स है, अगर वो वॉलेंटरीली मतलब खुद होके अगर गिव अप करते हैं पार्टी मेंबरशिप, तब भी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड लग सकते हैं। या फिर अगेंस्ट उनके उनके खुद के पार्टी के अगेंस्ट ही वोट कर रहे या फिर एब्सटेन कर रहे बिना परमिशन के, तभी भी। और वो 15 दिन में अगर कंडोन नहीं किया गया तो भी इनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड लग सकता है। फिर इंडिपेंडेंट जो रहेंगे, इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स रहते हैं, तो उनके ऊपर अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करते हैं आफ्टर इलेक्शन, तभी भी इनके ऊपर लग सकता है। फिर नॉमिनेटेड के लिए क्या है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 महीने के बाद अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, तब भी इनके ऊपर लग सकता है। बस एक्सेप्शन दो है। एक तो स्पीकर या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास एग्जाम्पशन है, क्योंकि वो अगर रिजाइन भी करते हैं तो फिर से वो ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी, जब उनका ऑफिस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अगर 2/3 मेंबर्स अगर एग्री होते हैं मर्जर के लिए। देखो, अभी समझो मान के चलिए 66 मेंबर्स एक पार्टी में, 2/3 मतलब कितना हुआ, 44 मेंबर्स। अगर 44 मेंबर्स बोल रहे कि हमें ये पार्टी में नहीं रहना है, हमारे खुद के पार्टी या फिर किसी भी पार्टी में जाना है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगा, क्योंकि मेजोरिटी है इधर। 1/3 ने बोला, इधर 2/3 बोला है। इधर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड समझ में आए रहेंगे मेरे हिसाब से। अभी रोल क्या रहता है स्पीकर का, तो ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रहती है, मतलब एक थोड़ा सा इनके पास जुडिशरी भी रहती है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी अथॉरिटी रहती है। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि कोई डेडलाइन नहीं रहती इनकी। अगर कोई डिफेक्शन का केस आता है तो इनके ऊपर रहता है कि ये उठाना है या नहीं। तो इनके ऊपर उठाना है या नहीं, उसके लिए डेडलाइन नहीं है, तो इसके लिए फिर ये डिले बहुत होता है। यही प्रॉब्लम चल रहा है अभी। अभी जुडिशियल एम्पावरमेंट और इंटरवेंशन कुछ किए क्या, तो हाँ किए हैं अंडर आर्टिकल 142। देखो, एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 142 जो है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि वो जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो, अगर अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो जस्टिस दिलाने तक वो कुछ भी कर सकता है। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा उसके हिसाब से। अब इसके रिगार्डिंग हमने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट केसेस देखते हैं। क्योतो होलोहान वर्सेस जाकिल्लू। ठीक है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा, 1992 का है। स्पीकर के पावर अपहेल्ड किए गए और ये जुडिशियल रिव्यू के लिए डाल दिए गए। पहले क्या बोल रहे थे कि भाई स्पीकर के पास पावर है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फिर बाद में बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए।
अभी जो वॉलेंटरी रेजिग्नेशन है उसके रिगार्डिंग भी चल रहा था कि भाई इन्फर हो सकता है कि नहीं, तो ये कर दिया गया। फिर डिसीजन शुड बी मेड इन 3 मंथ्स। अभी इन्होंने बोला कि टाइमलाइन दिया कि भाई 3 महीने में आपने करना चाहिए। पर अभी थोड़ा सा अलग ही चल रहा है। अभी भी उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहे। अभी ये डिले इतना डिस्क्वालिफिकेशन में क्यों हर्ट करती है डेमोक्रेसी में? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अंडरमाइन कर रहे हैं डेमोक्रेसी को ही। जो डिफेक्टर है वो अभी भी पावर में है। मतलब आपने पूरा बदल दिया, ये सब कर दिया, और फिर भी आप पावर में है। तो इसके लिए जो मैंडेट है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। फिर पॉलिटिकल मॉरलिटी इरोड होती है। हॉर्स ट्रेडिंग की तरह हो गया फिर ये तो, और पब्लिक का डिस्ट्रस्ट भी बढ़ता है। फिर गवर्नेंस पैरालिसिस भी आता है। अपोजिशन को वीकेंड होता है, और पॉलिसी मेकिंग भी स्लो हो जाती है। फिर अभी एकदम से अचानक से शिफ्ट हो रहा है तो फिर पॉलिसी मेकिंग भी नहीं होगा। अगर केस स्टडी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में था 2022 में, 22 में हो गया था, डिले हो गया था, पावर शिफ्ट बहुत ज्यादा हो गई थी, इंस्टेबिलिटी भी आ गई थी। इलेक्टोरल इंजस्टिस भी होता है क्योंकि डिले डिप्राइव वोटर्स ऑफ फ्रेश इलेक्शंस। तो फ्रेश इलेक्शंस में भी ये वैसे ही करेंगे, क्या गारंटी? तो इसलिए जो वोटिंग वाले हैं वो भी कम हो जाते हैं। भाई ऐसे ही करना रहा तो फिर वोट भी क्यों करेंगे? और पार्टीजन स्पीकर ऑफन फेवर्स द रूलिंग पार्टी। अभी रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर रहते तो वो काय को किसके, उनके खुद के पार्टी के अगेंस्ट क्यों उठाएगा? वो एक बात है। अभी क्या क्या रिफॉर्म्स ले सकते हैं हम ये स्ट्रेंथन करने के लिए लॉ? तो एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट लग सकते हैं हम, कि हम एक स्टैट्यूटरी बना सकते हैं कि भाई 90 डेज, या फिर फॉर स्पीकर टू डिसाइड एज पर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन। सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन भी आए थे कि भाई अगर 90 डेज में आपको बनाना ही है कि भाई आपको डिसाइड करने की लेना है या नहीं, ऐसा तो खत्म कर दो। इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर होना चाहिए जो ट्रांसफर करे पावर फ्रॉम स्पीकर टू इलेक्शन कमिश्नर या फिर न्यूट्रल ट्राइब्यूनल। आप स्पीकर के ऊपर मत रखिएगा कि भाई लेना है नहीं, तो ये आप इलेक्शन कमीशन या फिर कोई न्यूट्रल ट्रिब्यूनल रखिएगा, ताकि वो ले सकते। जो रिकमेंडेड बाय सेकंड आरएससी। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए। और लिमिट व्हिप यूसेज, रिस्ट्रिक्ट टू कॉन्फिडेंस एंड मनी बिल्स, अलाउ कॉन्शियस वोटिंग ऑन अदर पॉलिसीज एंड प्रमोट पॉलिटिकल एथिक्स। ठीक है, ये सब जनरलिस्टिक है कि भाई रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कॉन्फिडेंस और मनी बिल्स के रिगार्डिंग। विप का यूजेज जो है लिमिटेड रखना चाहिए। कंसल्टेशन एनेबल होना चाहिए पार्टीज के अंदर ही। और पार्टी स्विचिंग जितना हो सकता है उतना कम करें, आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा चलते रहता है ये। तो यूपीएससी ने इसके ऊपर देखो क्वेश्चन पूछे, तो मैंने जैसे बताया था कि शेड्यूल के रिगार्डिंग पूछा गया था। एंटी डिफेक्शन जो शेड्यूल है वो किसके इसमें है? ये कब का है देखो, 2014 का है। और ये मेरा वाला क्वेश्चन है, आप ये ट्राई कीजिएगा। और यूपीएससी मेंस में 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था कि वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। तो ये जो प्रैक्टिस है ये अडॉप्ट करनी चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है नहीं, इसमें क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो वो सब है। तो आप कोशिश कीजिएगा ट्राई करने की। और इंडिया का एयर पोल्यूशन क्राइसिस अभी बहुत ज्यादा हद तक चलने लग गया है, कि एयर पोल्यूशन जो है बहुत डेंजर वाला क्रॉनिक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में आ गया है अभी। और ये अफेक्ट करता है हमारे मिलियंस एनुअली, हर साल बहुत, मतलब लाखों लोग इसमें अफेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो हेल्थ, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट। अभी बस एक एनवायरमेंट इशू रहा ही नहीं एयर पोल्यूशन। पहले तो हमें बस एनवायरमेंट खराब हो रहा है वैसे वगैरह, पर अभी एनवायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो रही है, हेल्थ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी रुक रहा है। अभी एयर पोल्यूशन होता क्या है बेसिक से समझाएंगे। तो एयर पोल्यूशन जो है कंटेमिनेशन होता है एयर का, केमिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू, जो अल्टर करते हैं उनका नेचुरल स्टेट। अभी किधर किधर से आता है मेजरली, तो व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, फायर्स, कंबशन पोल्यूटेंट्स। अलग अलग पोल्यूटेंट्स रहते हैं, PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके हेल्थ इफेक्ट्स तो ऑब्वियस है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, हार्ट इश्यूज आते हैं, कैंसर होता है। अभी करंट स्टेट की बात की जाए इंडिया में, तो 2024 में रिपोर्ट्स आए थे इसके। तो इंडिया फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, समझ सकते हैं हम, टॉप 5 में आते हैं इसमें। और WHO की सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम है, तो हमारे देखो 50 है, मतलब 10 गुना ज्यादा है हमारे इधर। इसलिए आई गेस, कौन था ये, जीरो दा के जो फाउंडर है, उन्होंने एक इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट कंडक्ट किया था। जो एक आदमी है, मुझे याद नहीं है, वो बिलियनर है। तो उन्होंने जो रिवर्सिंग एज के रिगार्डिंग उन्होंने चालू किया था, मतलब क्या क्या खाना चाहिए सब एकदम फिक्स रखा था। तो उनको उनको पॉडकास्ट में बुलाया था। तो आई गेस 10 मिनट के बाद ही उन्होंने बोला कि भाई इधर का एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, और निकल गए। मुंबई का ही था शायद। हाँ, मुंबई या फिर दिल्ली में तो आ ही नहीं सकते, मुंबई में ही रहेगा वो। तो आप समझ सकते हो फिर। ये थोड़ा सा एक प्रकार का हमारे थोड़े से बदनामी हुई जैसी हो गई है, पर ठीक है, हमें आदत है। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। ब्रिनहट असम मेघालय बॉर्डर पर है, वो भी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। मतलब इंडिया में सिटी भी है और कैपिटल भी है। 13 में से, वर्ल्ड के टॉप 20 में से 13 हमारे पोल्यूटेड सिटीज हैं इंडिया में ही। अभी इम्पैक्ट क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो, वैसे हेल्थ पर, इकोनॉमी पर, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कट करना पड़ता है, एनवायरनमेंट का भी है। एसिड रेन होता है, क्रॉप लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है, ओजोन भी है। ओजोन जो ब्लॉक करता है फोटोसिंथेसिस, रिड्यूस भी होती है यील्ड इसकी। ठीक है, अभी इसके कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन के, तो देखो हमने अलग अलग देखा है मैंने।
डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल आता है, हाउस होल्ड क्लीनिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो भी है इंपॉर्टेंट सोर्स है बीओसीज के लिए। बीओसीज क्या होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर शिपिंग और अदर ट्रांसपोर्ट के भी मेजर सोर्स है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स के सब आते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, एनर्जी जनरेशन है, एग्रीकल्चर है, नॉन रोड मोबाइल मशीनरी है जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह हो गया। क्या लग रहा है अभी इसमें मेजर्स क्या है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किया था, सफर पोर्टल है, एयर क्वालिटी प्लस वेदर फोरकास्टिंग होता है इसमें। क्रैप है जो दिल्ली स्पेसिफिक है, मेजरली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। तो अलग अलग इन्होंने ग्रेडिंग किया कि भाई आज का वातावरण कैसा है, तो येलो है ठीक ठाक है, ग्रीन है तो अच्छा है। तो हमेशा रेड में रहते वो अलग बात है। व्हीकल पोल्यूशन अभी BS6 के नॉर्म्स किया हमने, 5 का स्किप करके सीधा 6 नॉर्म्स किए। सेम स्कीम भी आ गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हाउस होल्ड पोल्यूशन भी कम करने के लिए हमने PM उज्ज्वला योजना लगाई, तो LPG जो है रूरल हाउस होल्ड्स में होना चाहिए। WHO के 4 पिलर स्ट्रेटेजी एंड एक्सपांड नॉलेज मॉनिटर एंड रिपोर्ट, ये कंक्लूजन में लिखना अच्छा रहता है। एक्सपांड नॉलेज मॉनिटर एंड रिपोर्ट ग्लोबल कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस। अभी चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, तो डाइवर्स सोर्सेस है, सिटीज और विलेजेस में कोई तालमेल नहीं है, मतलब सब तरफ से पोल्यूशन आता ही आता है। पॉलिसी में गैप्स है, वीक इन्फोर्समेंट है, पुअर फंडिंग है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, EV इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं डेवलप, स्मॉग टावर्स भी इतने नहीं है, रियल फिक्सेस में प्रॉब्लम आता है। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से NCAP का बजट लेस देन 1% ऑफ चाइना का है, मतलब जो हमारा NCAP का बजट है उससे ज्यादा इनका 1% ऑफ चाइना का बजट है। समझ सकते हो फिर कितना ज्यादा हमें और पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बिहेवियरल रेजिस्टेंस है, सॉलिड फ्यूल यूज अभी भी हो रहा है, अवेयरनेस लो है, सीजनल इवेंट्स होते रहते हैं, स्टबल बर्निंग, विंटर स्मॉग, और कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं, इंटरस्टेट ब्लेम गेम करते रहते हैं कि भाई आपकी स्टेट से आ रहा है, हमारे स्टेट से आ रहा है, उसी में चलते रहो, तब तक ये विंटर निकल जाता है। तो उतना ही टाइम पास हो गया तो फिर अच्छी बात है। फिर ये इशू होने के बाद हम भी सो जाते हैं, भाई होने दो, फिर अभी क्लीन हो गया एयर, फिर जब ठंडी आएगी फिर से हम उठेंगे, हम चिल्लाएंगे, फिर ये भी ब्लेम गेम करेंगे, फिर आगे जाएंगे, चलो ऐसे ही चलता रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है, तो गवर्नेंस और डाटा, लोकल बॉडीज और रियल टाइम ट्रैकिंग होना चाहिए, लोकल बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्मोक टावर से ज्यादा मेरे हिसाब से तो रिन्यूएबल पर ज्यादा फोकस करेंगे तो और अच्छा हो रहेगा। रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अर्बन कोल यूजेज को। और लर्न ग्लोबली, चाइना जैसे क्लीन एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, ब्राजील में भी वेस्ट वर्कर इंक्लूजन है, कैलिफोर्निया में री इन्वेस्ट फाइन्स है, लंदन में कोल बैन है प्लस लो एमिशन जोन है। सेक्टर वाइज एक्शंस लेना चाहिए, व्हीकल, EV, स्क्रैपेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकल्स के रिगार्डिंग करने चाहिए। इंडस्ट्री में भी क्लीन टेक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स करने चाहिए, कंस्ट्रक्शन या फिर बर्निंग, डस्ट कंट्रोल, रेसिड्यू मैनेजमेंट, पब्लिक में एंगेजमेंट में अवेयरनेस प्लस कम्युनिटी बेस्ड पोल्यूशन ट्रैकिंग। तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने बनाया। और UPSC का भी मेंस का क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया था। तो NCAP के फीचर्स क्या है। अभी अफ्स्पा, अफ्स्पा होता क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है। ठीक है, अभी ये न्यूज में क्यों है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है डिस्टर्ब एरिया स्टेटस, जो कि अंडर अफ्स्पा आता है मणिपुर में, और एक्सेप्ट एरियाज अंडर 13 पुलिस स्टेशन और 5 डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये ठीक है 5 डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। और अभी आगे के 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। अफ्स्पा अफ्स्पा जो है और भी एक्सटेंड किया गया है पार्ट्स ऑफ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 30 सितंबर 2025 में। ये ठीक है, अभी अफ्स्पा होता है कि 1958 का एक्ट है। अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो देख सकते हो, इनेक्टेड हो गया था 1958, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था, क्योंकि देखो पर्पज यही था कि जो आर्म फोर्सेस है उनको एम्पावरमेंट मिले, मतलब थोड़ी सी एक ज्यादा पावर दी गई थी कि जो भी डिस्टर्ब एरियाज है तो वहां पर कर जाके जरा सा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा दंगे फसाद होने लग गए थे, तो वो उसको डिस्टर्ब एरियाज माना गया, और वो जो डिस्टर्ब एरियाज है वहां पर इनके पास आर्म फोर्सेस के पास पावर रहती है कि भाई वो क्या क्या कर सकते हैं। अभी क्या क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर है, यूज फोर्स इवन लिथल अगेंस्ट इंडिविजुअल एक्टिंग अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है उसके ऊपर लिथल आप फोर्स लगा सकते हो, मतलब मार पीट सकते हो, अरेस्ट भी कर सकते हो विदाउट वारंट, और सर्च भी कर सकते हो प्रीमाइसेस विदाउट वारंट, मतलब सर्च कर सकते हो और अरेस्ट भी कर सकते हो। इम्यूनिटी क्या है, तो कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं ली जा सकती अगेंस्ट आर्म फोर्सेस विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलता तब तक कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अभी कौन डिक्लेयर करता है डिस्टर्ब एरिया, तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर करते हैं। तो आपके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क रहेगा कि अफवाह के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लीजिए, और इसमें से कौन सा नहीं है प्रोविजन, ये मुझे बताना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं फिर, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। चलिए फिर, जय हिंद।